हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के फर्स्ट लेक्चर सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है और मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लगातार डे बाय डे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और आपको बोर्ड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे लेक्चर को समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये प्रत्येक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये आपका पहला ही टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो आपके छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तुमको किताबों के नाम मिलेंगे और उनके राइटर मिलेंगे और उन किताबों के अंदर किन किन प्रांतों के विजय जो अभियान हैं उनके संदर्भ में चर्चा है। तो जो एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, राइटर का नाम पूछ लिया जाता है, किताब का नाम पूछ लिया जाता है, या किस शासक के समय किताब लिखी गई या किस भाषा में किताब लिखी गई। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो हम आज इस लेक्चर में जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण राइटर हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे और जो किताब काफी प्रसिद्ध है किसी भी विजय अभियान की दृष्टि से उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग लगातार इसको नोट डाउन करते चलें, जैसा आपका बताया जाता है उसके अनुसार इनको लगातार अपनी कॉपी में नोट करते चलें। ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम आज पहला लेक्चर लेते हैं सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत का और उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किताबों के बारे में और उसमें है सबसे महत्वपूर्ण किताब जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है तुम्हारी चचनामा। देखिए, हमको इन स्रोतों को समझने से पहले ये बात याद रखनी है कि ये स्रोत किस संदर्भ में है और ये स्रोत कब से लेकर किस शासनकाल के बीच में है और क्यों इन स्रोतों को ही चुना गया। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो चचनामा जो पुस्तक है ये सिंध विजय के जो अभियान हुआ था उसके संदर्भ में है। इसमें सिंध का वहां की राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है और ये जो पुस्तक है वो प्रारंभ में जो शुरुआत इसकी जो मूल ग्रंथ था वो इसका अरबी भाषा में है। ठीक है, अरबी भाषा में ये लिखित थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो लेखन करता था, इसका जो राइटर था, इसको जो लिखने वाला था वो अज्ञात था, उसका पता नहीं चला। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं इसका जो राइटर था वो अली अहमद था। ठीक है, जैसे इतिहासकार सौरभ चौबे हैं वो कहते हैं कि इसके जो राइटर हैं वो अज्ञात हैं। ठीक है, इसके अलावा कालीचरण शर्मा है वो कहते हैं इसके राइटर अली अहमद थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके संदर्भ में इसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है क्योंकि भारत के संदर्भ में राज दरबारों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा के रूप में लगातार उभर रही थी। इसलिए इस पुस्तक का मोहम्मद अली कूफी के द्वारा फारसी भाषा में क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। तो ये जो पुस्तक है वो सिंध के विजय अभियान की जानकारी देती है और इस पुस्तक को फतेहनामा सिंध, इस पुस्तक को फतेहनामा सिंध और देखिए दूसरा जो नाम है तारीख अल हिंद बस सिंध। देखिए कई जगह लिखा आता है तारीख हिंद और तारीख सिंध, लेकिन जो वास्तव में अरबी भाषा में जो लिखा हुआ था वो तारीख अल हिंद बस सिंध के नाम से इसका क्या है, उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए समझिए सिंध के कुछ विजय अभियानों के बारे में, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जितने भी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आते हैं तो सबसे पहले जो सफल आक्रमणों के संदर्भ में माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को माना जाता है जो 711 से 12 के मध्य में हुआ था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। क्या मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहला आक्रमण किया था और पहला आक्रमण ही सफल हो गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं था। अरब के जो लोग थे वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे भी करके सिंध या फिर भारत में प्रवेश कर जाएं
और उनका जो आरंभ होता है, उनकी जो शुरुआत होती है, वो सबसे पहले खलीफा उमर के टाइम पर हुई थी, यानी कि 636 ईस्वी में अरब के लोगों ने भारत को जीतने का प्रथम प्रयास किया था। ठीक है, हम लोगों ने जो पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में पढ़ा, लेकिन जीत के संदर्भ में पढ़ा, लेकिन उससे पहले कुछ असफल प्रयास भी हुए। उन असफल प्रयासों को भी याद में रखना है, क्योंकि उनकी जो नींव है वो असफल प्रयासों पर ही रखी गई। तो खलीफा उमर के समय पर 636 में, ठीक कब हुआ था? 636 में प्रथम आक्रमण हुआ था, जो हुआ था थाना। थाना कहाँ पड़ता है मालूम है? मुंबई। ठीक है, तो थाना मुंबई महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर सबसे पहला अरबों का आक्रमण होता है, जो कि केवल व्यापार के उद्देश्य से किया गया था। यह पहला अरबों का असफल आक्रमण हुआ था, जो खलीफा उमर के समय पे होता है 636 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसी क्या परिघटनाएं हुई, ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने सिंध पर आक्रमण करने का सोचा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो इस संदर्भ में आती है, हम बात करते हैं सिंध की। देखिए, सिंध की स्टोरी को आप लोग जब समझोगे तो यहां पर जब राजा दाहिर थे, ठीक है, जब राजा दाहिर थे तो इनके समय पर क्या होता है? आक्रमण होता है। लेकिन आक्रमण होने से पहले एक वंश था, और उस वंश का नाम था चच। क्या था? चच था, जिसके संस्थापक थे चाच, और चाच का ही पुत्र था राजा दाहिर। जो चाच थे, इनका ही पुत्र था राजा दाहिर, और राजा दाहिर के समय पर ही क्या होती है? ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं उल्लेख में आती है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा इसका उस समय का क्या कारण रहा था। देखिए, श्रीलंका, ये समझिए, श्रीलंका जो है, यहां से क्या थे? अरब के 2 जहाज जा रहे थे। अरब के जो जहाज हैं वो यहां से सामान लेकर अरब की ओर जा रहे थे। कहां से? श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका से जहाज जा रहे थे, तो इनको रास्ते में क्या होता है? डाकुओं ने लूट लिया। किसने लूट लिया? डाकुओं ने लूट लिया, और वो जहाज जो हैं वो खाली पहुंचते हैं कहां पर? अरब जाकर। लेकिन जब यहां अरब में ये खबर पहुंची कि भारत के लोगों ने जो जहाज थे वो लूट लिए हमारे, तो उन लोगों को काफी बुरा लगा। उस समय जो ईरान है, यहां के जो सूबेदार थे वो हज्जाज थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने संपर्क किया, किससे? राजा दाहिर से संपर्क किया, और कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए हमारे दोनों जहाजों के सामान का। ठीक है, अब राजा दाहिर जो है वो ये कहते हैं कि भैया, मैं तो सिंध का शासक हूं और तुम्हारे जहाज लूटे हैं यहां मुंबई के आसपास, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने थोड़ी लूटे। अगर सिंध के अंदर ये घटना होती तो मैं इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन ये घटना तो समुद्र में हुई है, तो मैं थोड़ी इसके लिए जिम्मेदार हूं। लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ भी करो, हमें हमारा पैसा वापस दिलवाओ, भले ही तुमने ये किया हो ना किया हो, जिन लोगों ने किया है उनसे दिलवाओ, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम इस समय उत्तर भारत के सबसे बड़े शासक हो। तो राजा सिंध ने, जो राजा दाहिर थे, इन्होंने बोल दिया कि नहीं दे राजा, अगर तुम लोग निवेदन भी करते, अगर कोई बात जायज भी होती तो मैं उसको मानता, लेकिन ये बात कोई जायज नहीं है, घटना हो रही है समुद्र के अंदर, पैसा मांग रहे हो मुझसे, नहीं मिल रहा कुछ भी। तो होता क्या है, जो हज्जाज थे उन्होंने क्या किया, उस समय के जो खलीफा थे वो थे वाहिद। इन्होंने वाहिद को ये सारी बात बताई, बड़ा चढ़ा के बताई कि साहब हमारे जहाजों को लूट लिया गया, हमने रिक्वेस्ट की थी दाहिर से, दाहिर ने मना कर दिया और धमकी दी है। ठीक है, तो वाहिद ने क्या किया, 3 सेनापति जो होते हैं वो भारत पर आक्रमण के लिए क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं कि तुम लोग जाओ और उस काफिर को सबक सिखा के आओ। ठीक है, अब देखिए, अब जो होगा वो मुख्य वजह बनेगी भारत के ऊपर आक्रमण की। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो भेजा जाता है आक्रमण करने के लिए, वो भेजा जाता है उबैदुल्ला। ठीक है,
सबसे पहले जो जिम्मेदारी दी जाती है आक्रमण करने की वो दी जाती है उबैदुल्लाह को, और जो दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है वो दी जाती है वर्दुल को। ठीक है, किसको दी जाती है? वर्दुल को दी जाती है। तो दो लोग थे, वर्दुल और उबैदुल्लाह। इन दो लोगों को क्या है, ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुमको सिंध के राजा को परास्त करना है। लेकिन ये दोनों ही क्या होते हैं, अपने प्रयासों में असफल होते हैं। ये कुछ भी नहीं कर पाते, जो जिम्मेदारी इनको दी गई थी उसको ये लोग नहीं निभा पाते। ठीक है, अब जब ये अपनी जिम्मेदारी खरे नहीं उतरते, इनको खदेड़ दिया जाता है, सिंध से इनको वापस भगा दिया जाता है, तब जाकर जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो सौंपी जाती है मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, 711 में जिम्मेदारी सौंपी गई थी मोहम्मद बिन कासिम को, और 711 के संदर्भ में इन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी। और ये भी तुमको याद रखना है, जिस समय इनको जिम्मेदारी दी गई थी उस समय इनकी उम्र थी केवल 17 वर्ष। कितनी वर्ष? 17 वर्ष के थे, मात्र 17 वर्ष के, यानी कि आप लोगों की उम्र के। ठीक है, या आपसे छोटे भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, और 711-12 में, ठीक है, क्योंकि अभियान जो होता है आजकल की तरह टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि साहब ये आज सुबह चल रहे हैं शाम को पहुंच जाएंगे, तो लंबा अभियान होता था, लाखों हजारों की सेना होती थी। तो ये जो युद्ध अभियान है वो सबसे सफल युद्ध अभियान होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और इसी के नेतृत्व में सिंध को जीता गया था। इसीलिए ये जो कहानी है तुमको याद रखनी है। ठीक है, फैक्ट जो होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कहानियां उन फैक्टों को याद रखने में आपका साथ देती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्या वजह रही थी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पीछे, और क्या घटना इसके पीछे रही थी। ठीक है, अब देखिए चचनामा को हमने पढ़ा। चचनामा पुस्तक है वो सिंध विजय के अभियान की जानकारी देती है, मोहम्मद बिन कासिम से पहले की और मोहम्मद बिन कासिम से बाद की इसमें जानकारी मिलती है, केवल सिंध के संदर्भ में। अब देखिए दूसरी जो पुस्तक आती है वो आती है तारीख सिंध। ठीक है, तारीख सिंध का नाम आता है। दूसरी बात आती है, देखिए इसके जो राइटर थे वो थे मीर मोहम्मद मासूमी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मीर मोहम्मद मासूमी। ये जो थे वो बखर के रहने वाले थे, जगह पड़ती है सिंध पाकिस्तान में, बखर यहाँ के थे। तो इनके द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखी जाती है। इसमें भी कासिम से लेकर अकबर तक के काल का वर्णन है। इन्होंने अकबर के दरबार जो शासन काल है उसके समय इस पुस्तक को क्या किया था, उसके असली रूप में लाया था, यानी कि इसकी रचना की थी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सिंध के इतिहास का क्या है, वर्णन दिया हुआ है। तो ये दो किताबें चचनामा और तारीख सिंध दोनों ही सिंध के इतिहास के संदर्भ में हैं, और तारीख सिंध जो है वो चचनामा पर ही क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण किताबें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट जो तीसरी किताब के बारे में चर्चा करेंगे हम, बुक का नाम है वो है तुम्हारी तारीख यामनी। ठीक है, इसके केवल राइटर का नाम याद रखना है। ये देखिए राइटर जो थे अबू नक्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल उतबी। ठीक है, राइटर जो है वो लास्ट में तुमको दो नाम महत्वपूर्ण अल उतबी जो थे इसके राइटर होते हैं। संपूर्ण नाम काफी लंबा है लेकिन तुमको लास्ट का याद रखना है, मोहम्मद अल उतबी जो हैं इस किताब के क्या होते हैं, राइटर होते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में तुमको केवल राइटर का ही जो नाम है वो याद रखना है। जो भी महत्वपूर्ण होगी जिसमें खास विवरण होगा वो मैं तुमको बता चलूंगा। तारीख मसूदी जो किताब होती है इसके भी जो राइटर थे वो देखिए अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी। इस किताब के क्या होते हैं, राइटर होते हैं। लेकिन तुमको हुसैन अल बहरी ये जो पीछे का नाम है यही तुमको क्या रखना है,
याद रखना है। और इसमें महमूद गजनवी के संदर्भ में क्या है बातें की गई हैं, उसके संदर्भ में उनके जो राज दरबार होता है उसकी कहानी को बयां किया गया है, और जो राजनीतिक दांवपेच थे उस संदर्भ में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए ये किताब जो है तारीख उल हिंद, ये किताब महत्वपूर्ण है, इसलिए तारीख उल हिंद जो है इसका अगर हम हिंदी में अर्थ जाने तो इसका अर्थ होता है भारत के दिन। ठीक है, जब इस किताब का अर्थ होता है भारत के दिन। अगर आप इस किताब का हिंदी में नाम रखना चाहते तो इस किताब का नाम होता भारत के दिन। ये जो किताब है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखित है। अल-बरूनी जिनका आपने जरूर एक बार नाम सुना होगा, बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े साहित्यकार थे और बहुत ज्यादा किताबों की इन्होंने क्या ही की है, रचना की है। ठीक है, इनके द्वारा 145 से भी अधिक किताबें जो है वो लिखी गई हैं, जिनमें से बहुत सारी किताबें गुम हो गई। जो किताबें इनकी मिली उनमें इन्होंने खगोल शास्त्र के बारे में लिखा है, भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है, ईरान के इतिहास के बारे में इतिहास है उसके बारे में लिखा है। इसके अलावा कुछ किताबें इनकी चिकित्सा के संदर्भ में भी लिखित हैं। तो बहुत ज़्यादा किताबें हो जाती हैं अगर वो 140 से ऊपर किताबें लिखते हैं जो हमको प्राप्त हुई और जिनका हम लाभ उठा पाए। तो ये किताबें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। इन्होंने महमूद गजनवी के संदर्भ में लिखा है। सबको मालूम है कि जब ये भारत आए थे, ठीक है, जब ये भारत आए थे तो भारत और श्रीलंका की यात्रा इनकी प्राथमिक उद्देश्य था। 1017 और 20 के मध्यकाल के दौरान ये जो है वो भारत आते हैं और महमूद गजनवी के जो अभियान थे इस संदर्भ में ये भारत आए थे, इन्हीं के साथ आए थे ये, और आगे ये हैं भारत में रुक जाते हैं और भारत का इतिहास लिखते हैं तारीख उल हिंद। इसमें तुमको पूरा महमूद गजनवी की पूरी जो शासनकाल की व्यवस्था है उसका इसमें पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तारीख उल हिंद जो किताब है इसमें आपको धर्मशास्त्र के ऊपर उस समय जो यहाँ की धार्मिक स्थिति थी उसका जो विवरण है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ का जो राजनीतिक माहौल था, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उसको इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने उस समय के जो षड्यंत्र थे, उस समय की जो राजनीतिक उठापटक थी, उस समय के जो कुछ विदेशी संबंध थे उनको भी इन्होंने अपनी किताब में समाहित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो इसलिए ये किताब काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अल-बरूनी जो थे वो कई भाषाओं के, अरबी फारसी जो भाषा है उसके ये जानकार थे। इन्होंने कई किताबें थी उनका अरबी से फारसी में अनुवाद किया था और कुछ संस्कृति की किताबें थी उनका भी इन्होंने क्या किया था, रूपांतरण करवाया था। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है तारीख उल हिंद। ठीक है, आपको राइटर का नाम याद रखना है, उसके अलावा किस शासक के समय लिखी गई थी और क्या क्या जानकारियां इस किताब में मिलती हैं, ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो आपने अब तक 6 किताबें जो है महत्वपूर्ण उनके बारे में सुना है, उनके बारे में समझा है। अब देखिए जो नेक्स्ट किताबें आती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है ताज उल मासिर। ठीक है, ताज उल मासिर पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये उस समय की जानकारी हमको देती है जिस समय भारत में मुस्लिम सत्ता जो है वो अपनी नींव जमा रही थी। इसलिए इस पुस्तक में काफी ज्यादा विवरण दिया हुआ है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ था उस संदर्भ में काफी विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद जो ऐबक की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका भी इसमें उल्लेख है और इसके अलावा जो इल्तुतमिश है उसकी भी व्यवस्था का इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसलिए ये क्या है, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, सदरुद्दीन हसन निजामी जो होते हैं इस किताब के राइटर होते हैं।
इस किताब के क्या होते हैं, राइटर होते हैं। इस पुस्तक में 1229, ठीक है, इस पुस्तक में 1229 तक के प्रशासनिक व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत के इतिहास की क्या है, पूरी पटकथा लिखी गई है। इसलिए इसके अलावा ये जो पुस्तक है वो अजमेर का भी क्या करती है, उल्लेख करती है, क्योंकि अजमेर ने भी जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी, अदा की थी, ठीक है। इसलिए उस समय अजमेर कैसा था, उसकी कैसी समृद्धि थी, कैसे उसने दिल्ली सल्तनत को चुनौती पेश की थी, तो इस संदर्भ में पूरी चर्चा की गई है। इसलिए आपको ताज उल मासिर हसन निजामी की जो पुस्तक है इसको याद रखना है। इस पुस्तक में किन किन शासकों का उल्लेख है, ये पुस्तक कब तक का इतिहास का विवरण देती है, ठीक है। 1229 तक के इतिहास में का इसमें उल्लेख किया गया है। अजमेर की समृद्धि का इतिहास इसमें उल्लेखित है। इसलिए 4-5 पॉइंट जो है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो किताब है इनकी वो है, नेक्स्ट जो किताब की बात करेंगे तबकात नासिरी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तबकात नासिरी जो है वो मिनहाज उस सिराज की किताब है, और ये जो किताब है वो आपको भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1358 ईस्वी तक के इतिहास की क्या देती है, जानकारी देती है। यानी कि प्राचीन भारत से लेकर 1358 ईस्वी तक का जो भारत है उसके संदर्भ में ये जानकारी उपलब्ध कराती है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से बात करें तो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की जो पूरी दास व्यवस्था थी, उसका जो बचपन था, उसके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं सत्ता को हासिल करने के लिए, उनका पूरा उल्लेख किया गया है। और नसरुद्दीन के शासन व्यवस्था तक का क्या है इसमें उल्लेख है। तो इसलिए ये किताब काफी महत्वपूर्ण है जब हमको इल्तुतमिश या उसके आसपास के शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करनी होती है, ठीक है। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो काफी वर्ल्ड फेमस इतिहासकार हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं, और ये काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, इनकी पूरी कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इनका जो जन्म है वो 1253 ईस्वी में कहां पर हुआ था, पटियाली में हुआ था, ठीक है। पटियाली आपको एटा उत्तर प्रदेश और कासगंज कस्बा पड़ता है वहां पे, तो वहां पे ये क्या है स्थित है। तो वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 1325 ईस्वी में कहां होती है, दिल्ली में होती है। सबको मालूम था कि जो हजरत निजामुद्दीन की जो दरगाह है वहीं पर इनकी क्या है, इनको दफनाया गया था। और निजामुद्दीन जो औलिया थे वो इनके क्या थे, गुरु थे। और उनकी मृत्यु के कुछ समय के बाद भी इनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देखिए जब ये छोटे होते हैं तभी इनके क्या होता है, पिताजी जो थे उनका देहांत हो जाता है, और इनकी जो कंडीशन है, जो पारिवारिक कंडीशन थी वो भी काफी अच्छी नहीं थी। इनकी जो माता थी वो एक हिंदू थी, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो बलबन के शासनकाल में कार्य करते थे। इसीलिए उस समय इनके ऊपर जो प्रभाव था वो दोनों ही धर्मों का क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। इनकी माता हिंदू थी, इसलिए क्या होता है इनके ऊपर हिंदू धर्म का भी क्या रहता है, प्रभाव रहता है, ठीक है। तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ये बलबन की सेवा में चले जाते हैं एक सैनिक के रूप में। ये सैनिक के रूप में अच्छे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और ये इनके लिए एक फायदेमंद होता है, क्योंकि जब इनको मंगोलों ने पकड़ लिया था, इनको पकड़ के ले गए थे, तो जब इनको अपनी कैद में रखा तो इनके जो सैनिक गुण हैं उनको उन्होंने देखा कि कितने ऐसे बंदी हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है। तो जितने भी बंदी थे उनमें सबसे घटिया किस्म के सैनिक थे अमीर खुसरो। इसलिए क्या होता है, लेकिन इनके अंदर जो टैलेंट था वो था काव्य रचनाओं का। इस जेल में जो जहाँ पर ये बंद थे वहाँ बड़े बड़े कहानी कविताएं सुनाया करते थे जो भी वहाँ के सिपाही होते थे। तो उन्होंने सोचा था कि इस बंदे के अंदर सैनिक गुणवत्ता इतनी नहीं है, इसके अंदर एक कवि है, एक इतिहासकार है, इसलिए ये अपने किसी काम का नहीं है, और इसको कुछ समय के पश्चात क्या करते हैं वो लोग छोड़ देते हैं।
अगर वो लोग नहीं छोड़ते तो हमको एक बहुत बड़ा इतिहासकार, एक बहुत अच्छा कवि नहीं मिल पाता। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो कृति लिखी थी वो कुरानुशादेन जो कृति है वो लिखी थी। इस संदर्भ में मैंने तुम्हें बताया था कि जो कैकुबाद होता है उसके संदर्भ में इसने इस पुस्तक में उल्लेख किया था। ठीक है, अमीर खुसरो जो होते हैं वो लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के अधीन एक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न लोगों के समय पर इनको विभिन्न क्या है पगार मिलती रही थी। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुगलक वंश आया था तो उस समय इनको पेमेंट के रूप में 1000 टका वार्षिक दिनार जो है वो इनको मिला करती थी। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इनकी जो सबसे अंतिम कृति होती है वो तुगलकनामा ही होती है जो इन्होंने सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक कृति और थी मिफ्ताह उल फुतूह, ये 1291 में इन्होंने लिखी थी और इनकी एक कृति थी आशिका 1316 में। ये काफी फेमस है क्योंकि ये प्रेम कहानी पर आधारित है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो गुजरात के शासक थे कर्ण, उनकी जो पुत्री होती है देवल और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था कमला। तो कमला जो होती है वो हाथ पड़ जाती है आक्रमणकारियों के और उससे विवाह कर लेता है अलाउद्दीन। लेकिन जो देवल होती है वो अपने पिता के साथ वहां से भागने में सफल होती है, इसीलिए इसको बाद में पकड़ा जाता है जब देवगिरी पर क्या हुआ था, अभियान हुआ था, उस समय इसको पकड़ा गया था। और उसके बाद जो खिच्चर खां होता है वो क्या कर लेता है, इससे विवाह कर लेता है और उसके बाद जो इनका जो प्रेम प्रसंग है वो बहुत परवान पर चढ़ता है। क्योंकि बताते हैं जब कमला देवी से विवाह किया था किसने, अलाउद्दीन ने, तो तभी बोल दिया था खिच्चर खां ने कि इसकी बेटी से विवाह तो मुझे करना है। तो अलाउद्दीन जो कमला देवी है उससे भी रिक्वेस्ट की थी कि कैसे भी करके उसको लेके आओ। जब देवगिरी अभियान होता है तो उस दौरान इसको पकड़ लिया जाता है और इसके साथ खिच्चर खां की शादी कर दी जाती है। इसलिए इनकी प्रेम कहानी का उल्लेख आशिका 1316 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो लिखी थी नूर सिपेर लिखी 1318 में, क्योंकि 9 भागों में डिवाइड है, 9 भागों में बटी हुई है, इसलिए इस किताब को नूर सिपेर कहा गया है। इसके बाद तारीख अलाई जो है इनकी, ये भी एक क्या है महत्वपूर्ण कृति है, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो इनकी अंतिम कृति के रूप में क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। और अंतिम कृति के रूप में जो की किताब है वो मानी जाती है, वो तुगलकनामा मानी जाती है। और उसके बाद इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। इसलिए इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं उनको आपको याद रखना है। और इनकी दिनांकें अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको इनकी संदर्भ में, किसके संदर्भ में लिखी हुई है, ये जानकारी होना क्या है, बेहद जरूरी है। अब आगे देखिए, आपकी जो नेक्स्ट बुक है वो है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा क्या है, लिखित है। और जियाउद्दीन बर्नी ने इस किताब में किसका उल्लेख किया है, वो किताब के नाम से ही पता चलता है। फिरोज शाही का मतलब फिरोज शाह के बारे में इसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसने एक और किताब लिखी थी, फतवा ए जहां दरी। ये 2 किताबें इनकी काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब ये किताब आई तब ये इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये काफी हिंदुओं के विरोधी थे और उनके बारे में तरह तरह की अपनी रचनाएं ये प्रकाशित करते थे और तरह तरह के ये बयान देते रहते थे। इसके अलावा इनकी हमेशा ही अपने दरबार के जो लोग थे उनके साथ लगातार इनके विचारिक विवाद होते रहते थे। ये अपनी बात जो कहते थे उसको ना तो दरबार के लोग समझ पाते थे और ना ही शासक समझ पाता था।
ठीक है। इसीलिए इतनी अच्छी किताब लिखने के बावजूद या उससे पहले इनको इतना रेस्पेक्ट या सम्मान दरबार में नहीं मिल पाया। जब अपने अंतिम समय में थे तो ये क्या करते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं और जो फिरोज है ये इनको किस में डाल देता है, जेल में डाल देता है। उसी दौरान इन्होंने क्या की थी, किताब की रचना की थी, लेकिन ये मैसेज जो है वो शासक तक नहीं पहुंच पाता और इनकी आप लोग मान सकते हो बुरी ही दरिद्र अवस्था में क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, एंड में इनको खाना खाने तक के क्या पड़ जाते हैं, लाले पड़ जाते हैं। अब देखिए आगे दूसरी जो किताब है वो है फुतूह उस सलातीन। इसके जो राइटर थे वो ख्वाजा अबू बकर ईसामी जो हैं वो ये किताब लिखते हैं और इस किताब में आपको महमूद गजनवी से बहमन साहब के शासन व्यवस्था का क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। ठीक है, ये जो थे वो अलाउद्दीन हसन, ये बहमनी साम्राज्य के थे, इनको क्या था, संरक्षण प्राप्त था, उनके दरबार में क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, तो ये किताब इन्होंने लिखी है महमूद गजनवी से, इनको बहमन साहब के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको जितनी भी प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी तुगलक वंश के अंतर्गत, वो सारी चीजें आपको इस किताब में जानने को मिलेंगी। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक की जो शासन व्यवस्था है उसका पूरा विवरण इस किताब में दिया हुआ है कि किस प्रकार राजधानी का जो राजधानी थी उसको परिवर्तन किया गया, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद ले जाया गया, उसके बाद जो दोआब क्षेत्र था उसकी कर वृद्धि का भी इसमें क्या है, उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो उन्होंने सैनिक अभियान किए थे उनकी जो जानकारी है उसका भी क्या है, इसमें वर्णन है। इसलिए इस किताब को, इसके राइटर को और ये किसके समय पर ये किताब लिखते हैं और किसको इनका संरक्षण प्राप्त था, तो ये 4-5 पॉइंट आपको इस किताब के संदर्भ में क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो ये इस किताब का क्या है, वर्णन है। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं, उनके भी राइटर जानिए। कुछ महत्वपूर्ण किताबें देखिए, और किताब और देखिए, पहला जो किताब है वो है इब्न बतूता की। इब्न बतूता काफी महत्वपूर्ण है और ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसमें इनकी जो यात्रा है उसका उल्लेख है कि किस प्रकार वो भारत आते हैं और भारत में शासन प्रबंध को देखते हैं, यहाँ की सती प्रथा को देखते हैं, यहाँ की कृषि व्यवस्था को देखते हैं, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, ये भारत में खासकर दिल्ली में ये 1334 ईस्वी में क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ आकर जो है इनको काजी का पद दे दिया जाता है। इनको काजी बनाया जाता है, कहाँ का, दिल्ली में इनको काजी के पद पर नियुक्त किया जाता है। और ये भारत में कितने साल रहे थे, ये दिख रहा है आपको, ये भारत में रहते हैं 14 बरस तक। ठीक है, कितने बरस तक रहते हैं, 14 बरस तक रहते हैं। और मोहम्मद जो तुगलक थे उन्होंने काफी रेस्पेक्ट दिया था, इनको सम्मान दिया था अपने दरबार में। लेकिन होता क्या है, एक इतिहासकार जब तक वो किसी राजा का प्रिय रहेगा तब तक उसको सम्मान मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर वो कोई ऐसी बात बोल देगा या कुछ ऐसा कर देगा जो किसी सुल्तान के हक में नहीं होगी, उसको फेवर नहीं करती होगी, तो बाद में क्या होता है, इनकी अनबन हो जाती है सुल्तान के साथ और इनको भी कुछ समय के लिए कहाँ पटक दिया जाता है, जेल में। ये उसके बाद क्या होता है, पूरा यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, पूरी शासन व्यवस्था का विवरण लिखते हैं, इनके समय से सती प्रथा, धार्मिक, कृषि, शासन व्यवस्था, इन सारी चीजों का उल्लेख करते हैं। और ये क्या होता है, वापस लौट जाते हैं 14 बरस के पश्चात। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये मोरक्को पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, मोरक्को पहुंचते हैं और मोरक्को में जाकर ये क्या लिखते हैं, इतिहास जो है वो सौंप देते हैं। ठीक है, 1353 में मोरक्को पहुंच गए थे और वहां से जो इतिहास है इसको नाम दिया जाता है रेहला। क्या नाम दिया जाता है, रेहला नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनका यात्रा वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता का तुगलक वंश के समय 1334
ताजी पर, और ये मोरक्को में जाकर इस किताब का नाम रेला पड़ जाता है, जो भारतीय इतिहास के परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आपकी किताब है वो तारीखुल मुबारक शाही है, ठीक है। इसके जो राइटर है वो याहिया बिन अहमद अब्दुल्ला सरेजी हैं। इन्होंने इस किताब में अलाउद्दीन से लेकर जो सैयद वंश है, जिस सैयद वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलाउद्दीन से लेकर सैयद वंश का इसमें उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। और जो आपकी एक अंतिम किताब है तारीख दाऊदी, इस किताब के जो राइटर थे वो अब्दुल्ला थे। इस किताब में बहलोल लोदी जो होते हैं उनसे लेकर दाऊद शाह कहाँ के थे, बंगाल के, तो इनके शासन का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी, इनके राइटर और इन किताबों में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी, ठीक है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।